नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के अंदर टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो एंटोमोलॉजी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, चाहे वो कीट हो जाए, हमारे सेंटीपीड हो जाए, मिलीपीड हो जाए या फिर जलीय जीव जितने भी हो जाए जो एंटोमोलॉजी से ताल्लुकात रखते हैं, उन सभी का हम क्लासिफिकेशन के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जो क्लासिफिकेशन के बारे में हमने एक सेशन पहले से हमने कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने जनरल व्यू देखा था, यानी कि जो हमारा ऑर्थोपोडा जो संघ होता है उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, उसको कितने क्लास में विभाजित किया गया था, वो सारा हमने देखा था। उसका एक बार हम फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो ऑर्थोपोडा होता है उसका हमने एक लेआउट देखा था कि किसी भी जीव का अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो उसको हम किस स्टेप से होकर गुजरना होता है हमें, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने ऑर्थोपोडा के बारे में जो भी इसके मेन फीचर होते हैं उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने लगभग 8 मेन फीचर के बारे में देखा था। उसके बाद में हमने जो ऑर्थोपोडा जो संघ होता है उसको 7 क्लासेज में डिवाइड किया था, जिसके अंदर हमने एक ट्रिक देखी थी। ट्रिक का नाम हो जाएगा ओके CID, जिसके अंदर हमने ओ से देखा था ओनिकोफोरा, के से क्रस्टेशिया, ए से अरेक्निडा, सी से हो जाएगा हम चिलोपोडा, आई से इंसेक्टा और डी से डिप्लोपोडा। और बात करें ओनिकोफोरा के अंदर हमारे पेरिपेट्स आते हैं, क्रस्टेशिया के अंदर हमारे झिंगुर मछली हो गया, केकड़ा हो गया आते हैं, अरेक्निडा का माइट और टिक आता है, जो सेंटीपीड होते हैं ये हमारे चिलोपोडा के अंदर आता है, इंसेक्टा के अंदर सारे कीट आ जाते हैं, और डिप्लोपोडा के अंदर हमारे मुख्य रूप से जो मिलीपीड होते हैं वो आते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रिक आपको याद रखनी। उसके बाद में हमने ये सारे के सारे क्लास हो जाती है। इस सभी क्लास में हमने केवल एक क्लास के बारे में चयन किया था और वो थी हमारे इंसेक्टा का हमने चयन किया, और इंसेक्टा के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहला इंसेक्टा का जो वर्गीकरण किया था उस वैज्ञानिक के बारे में हमने देखा था। ब्राउन ने वैज्ञानिक वो वर्गीकरण किया था 1885 के अंदर। उसके बाद में उन्होंने जो इंसेक्टा का जो वर्गीकरण का जो मुख्य रूप से आधार रखा था, उन आधार के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर 5 आधार मुख्य रूप से रखा गया था। पहला रखा गया था इसके अंदर पंखों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर, पंखों की संख्या के आधार पर, मुखांगों की रचना प्रकार के आधार पर, और एक हो जाएगा इसके अंदर जो इनमें मेलपी की ट्यूब्स मेलपी की जो नलिकाएं फिर ट्यूबल्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। इन सभी को आधार ध्यान में रखते हुए जो ब्राउन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इन सब कीटों को 2 भागों में विभाजित किया था। पहला किया था टेरिगोटा जीनिया और दूसरा क्या था ए टेरिगोटा जीनिया। उसके बाद में हमने देखा ये जो दोनों जो सब क्लास थे, इन सब क्लास को 17 ऑर्डर के अंदर या 17 गणों के अंदर विभाजित किया था, वो यहाँ तक हमने देखा था। अब इसको हम इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करते हैं जो इम्स का वर्गीकरण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जो इम्स जो वैज्ञानिक है इन्होंने कीटों को अलग अलग भागों में बांटा था, यानी कि कीटों का जो होते हैं इनको अलग अलग ऑर्डर के अंदर विभाजित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम इम्स का जो वर्गीकरण है इसको आधुनिक वर्गीकरण के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इम्स का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, इम्स का वर्गीकरण। इम्स का वर्गीकरण, इम्स के वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इम्स के बारे में 2-3 बातें पता होना चाहिए कि इन्होंने ये वर्गीकरण कब दिया था, किस आधार पर दिया था, किस आधार को ध्यान में रखते हुए दिया था। ठीक है ना, तो बात करें इम्स के वर्गीकरण की, तो जो इम्स ने जो वर्गीकरण दिया था यह दिया था किस आधार पर दिया था, किस आधार पर दिया था। तो ये जनरली ऐसा कहा जाता है ये जो वर्गीकरण दिया था यह ब्राउन के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए दिया था। ब्राउन ने जो वर्गीकरण किया था इसी को ध्यान में रखते हुए यह वर्गीकरण किया गया था, यानी कि जो ब्राउन ने जो 5 आधार चुने थे इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह वर्गीकरण दिया था। लेकिन मुख्य रूप से याद रखना है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो जो इम्स ने जो वर्गीकरण का आधार चुना था वो चुना था पंखों की स्थिति, या फिर हम कह सकते हैं वन लाइन में पंखों के आधार पर। किसके आधार पर, पंखों के आधार पर। किसके आधार पर, पंखों के आधार पर। पंखों के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया था। अब एग्जाम में हो सकता है किस रूप में प्रश्न पूछा जाए कि अगर मुख्य रूप से केवल 1 लाइन में पूछा जाए कि इम्स का जो वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है, तो वो हो जाएगा हमारे
पंखों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था, ठीक है ना। अगर ओवरऑल यूँ पूछा जाए कि किससे प्रेरित होकर किया था, तो फिर वो हो जाएगा ब्राउन के वर्गीकरण के आधार पर, या फिर ब्राउन ने जो वर्गीकरण किया था उसी को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण किया था। और पांचों बातें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोलकर बताई थी, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो इम्स ने जो वर्गीकरण किया था, इम्स ने जो कीटों का या जो इंसेक्टा का जो वर्गीकरण किया था वो 2 उपभागों में किया था। कितने भागों में किया था? 2 उपभागों में किया था। ये दोनों उपभागों के नाम हमें याद रखने। कौन कौन से उपभाग हो जाएंगे? तो पहला तो हो जाएगा इसके अंदर टेरिगोटा, और एक हो जाएगा टेरिगोटा और टेरिगोटा। टेरिगोटा को हम किस नाम से जानते हैं? तो पंख युक्त, और टेरिगोटा को हम पंख विहीन के नाम से जानते हैं। पंख विहीन, यानी कि जो इम्स ने जो वर्गीकरण किया था कीटों का, वो 2 भागों में किया था। कौन कौन से? एक तो जाएगा पंख, ऐसे कीट जिनके अंदर पंख उपस्थित होते हैं उनको पंख युक्त कीट कहते हैं, और ऐसे कीट जिनके अंदर पंख अनुपस्थित होते हैं उनको हम पंख विहीन कीटों के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में जो पंख युक्त होते हैं उनको टेरिगोटा के नाम से जाना जाता है, और जो पंख विहीन होता है उनको टेरिगोटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसको जो टेरिगोटा और टेरिगोटा होता है, इसको एक नाम से और जाना जाता है। जो टेरिगोटा है इसको मेटा बोला के नाम से भी जाना जाता है। टेरिगोटा, या फिर इसको मेटा बोला के नाम से भी जाना जाता है। और जो टेरिगोटा है इसको मेटा बोला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी याद रखना, तो ठीक है ना। तो इम्स ने जो वर्गीकरण किया था उसके कितने नाम हो जाएंगे? 3 नाम हो जाएगा। पहला हो जाएगा पंख युक्त, और एक हो जाएगा पंख विहीन। पंख युक्त को इंग्लिश में हम टेरिगोटा, और पंख विहीन को टेरिगोटा। इसी को टेरिगोटा का हम कह सकते हैं मेटाबोला, और एक हो जाएगा मेटाबोला। तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो अगर इनमें डिफरेंट बिटवीन भी आ जाए तो भी आप लिख सकते हो आराम से। इनमें पंख अनुपस्थित होंगे, इनमें पंख उपस्थित होंगे। इनके अंदर जो पंख है ही नहीं इनके अंदर, तो इनमें जो रूपांतरण होगा वो किस प्रकार का होगा? बहुत ही कम होगा। इनके अंदर रूपांतरण ज़्यादा होगा, ये अधिक क्रियाशील होंगे, ये कम क्रियाशील होंगे। तो ये इसका आधार पर आप इसमें डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम ये 2 भागों में इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जो 2 उपभागों में विभाजित किया, टेरिगोटा और टेरिगोटा। तो टेरिगोटा को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टी से, और टेरिगोटा को लिख रहा हूँ यहाँ से मैं ए से, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना आप। टेरिगोटा को मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी से, और टेरिगोटा को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए से, ठीक है ना। तो टोटल बात करें हम, तो जो इम्स जो थे इन्होंने टेरिगोटा और टेरिगोटा के अंदर आने वाले जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इन सभी इंसेक्टों को कितने गण के अंदर विभाजित किया था? तो इन्होंने किया था 29 ऑर्डर के अंदर विभाजित किया। 29 गण में विभाजित किया था। कितने गणों में विभाजित किया था? 29 गणों में विभाजित किया था। गण को हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्डर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑर्डर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो इम्स ने जो पूरा अपना वर्गीकरण किया था वो कितने गणों के अंदर किया था? तो 29 ऑर्डर के अंदर इन्होंने विभाजित किया था। तो 29 के अंदर हमारे टेरिगोटा भी आ जाते हैं और टेरिगोटा आ जाते हैं, यानी कि इन दोनों को संयुक्त रूप से कितने गणों के अंदर विभाजित किया था? 29 गणों के अंदर विभाजित किया था। अब हम इसके अंदर बात करें, 29 जो गण आते हैं उसके अंदर टेरिगोटा का कितना है और इसके अंदर टेरिगोटा का कितना है, तो ये हम याद रखना, ठीक है ना। तो टेरिगोटा की बात करें तो इसके अंदर कितने गण को रखा गया था? तो इसके अंदर 25 गण को रखा गया था, यानी कि ऐसे इंसेक्ट जिनके अंदर पंख उपस्थित होते हैं उनको टोटल कितने गणों में रखा गया था? 25 गणों के अंदर रखा गया था। और जो 4 ऐसे शेष बचे हुए थे उनको, इनमें कितना आ जाएंगे? 4 गण आ जाएंगे, ठीक है ना। कितने गण आ जाएंगे? 4 गण आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे तो वो थोड़ी देर बाद में देखते हैं, जिसके अंदर प्रोट्यूरा आ जाएगा, थाइसेन्यूर आ जाएगा, डिप्लोरा आ जाएगा और एक आ जाएगा कोलम्बोला आ जाएगा, ठीक है ना। ये 4 गण इसके अंदर आते हैं। शेष जितने भी बचे हुए आते हैं वो हमारे इनके अंदर आ जाते हैं, पंख युक्त या टेरिगोटा के अंदर आ जाते हैं। यह हमें याद रखना, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं चीज़ें यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको अगर आप एज इट इज बुक में भी पढ़ोगे तो बुक में भी ऐसा कैसे दे रखा है, लेकिन वो आपको वहाँ पर याद नहीं होंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी कॉम्प्लिकेट दे रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर दे रखी है, लेकिन उनको समझाने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसके बेस पर स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ पाता है, ठीक है ना। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सरल और
आसान भाषा में मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका एक बार फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। ब्राउन के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था इम्स ने, और इनमें जो मुख्य आधार वन लाइन में पूछा जाए तो वो क्या रखा था, पंखों के आधार पर। पंखों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया था, टेरिगोटा, ए टेरिगोटा। टोटल बात करें तो इन्होंने 29 ऑर्डर के अंदर विभाजित किया था, जिसके अंदर पंख युक्त जो क्लास है इसके अंदर हमारा 25 ऑर्डर आते हैं, और ए टेरिगोटा के अंदर 4 ऑर्डर आते हैं, ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद में थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले ए टेरिगोट्स के बारे में चर्चा करते हैं। जो ए टेरिगोट्स हैं इसके अंदर कितने ऑर्डर आते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब इम्स का जो वर्गीकरण था वो कितने भागों में किया था, इन्होंने 2 भागों में किया था। पहला क्या था, टेरिगोट, और दूसरा क्या था, ए टेरिगोट। टेरिगोट और ए टेरिगोट। हम बात करते हैं सबसे पहले ए टेरिगोट की। तो ए टेरिगोट के अंदर मुख्य रूप से 4 इसके अंदर ऑर्डर आते हैं। नंबर फर्स्ट हो जाएगा थाइसेन्यूरा। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, थाइसेन्यूरा, ये नाम याद रखना आप, थाइसेन्यूरा। नंबर सेकंड हो जाएगा डिप्लूरा, डिप्लूरा, नंबर सेकंड हो जाएगा डिप्लूरा। नंबर थर्ड हो जाएगा इसके अंदर प्रोट्यूरा, प्रोट्यूरा। नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर हमारा कोलेम्बोला, कोलेम्बोला। क्या हो जाएगा, कोलेम्बोला, ठीक है ना। तो ये 4 ऑर्डर आते हैं, केवल अभी ऑर्डर का नाम याद रखना है। इनके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब हम इनके एग्जाम्पल भी वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 ऑर्डर याद रखना है। ए टेरिगोटा के अंदर 4 ऑर्डर आते हैं, थाइसेन्यूरा, डिप्लूरा और प्रोट्यूरा और कोलेम्बोला, ठीक है ना, ये हम याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कोशिश करना आप इनको एज इट इज ऐसे कैसे याद कर लेना। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा हो जाएंगे, टेरिगोटा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टेरिगोटा। टेरिगोटा के अंदर भी फिर से 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका वर्गीकरण 2 भागों में किया था, टेरिगोटा और ए टेरिगोटा। ए टेरिगोटा के अंदर ये 4 आते हैं, और अब हम बात करते हैं ए टेरिगोटा के अंदर कितने 4 आते हैं, और हम बात करते हैं अब टेरिगोटा के अंदर, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम टेरिगोटा या पंख युक्त जो इंसेक्ट होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि उनको कितने ऑर्डर के अंदर विभाजित किया गया है। तो हम बात करते हैं इम्स के वर्गीकरण में। टेरिगोटा क्या हो जाएगा, टेरिगोटा। टेरिगोटा को हम किस नाम से जानते हैं, पंख युक्त, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं, पंख युक्त के नाम से जानते हैं। तो जो टेरिगोटा जो होते हैं इनको 2 भागों में, अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उनके नाम हमें याद होने चाहिए, कौन कौन से। तो एक तो हो जाएगा एक्सोटेरियोगोटा, एक्सोटेरियोगोटा, और एक हो जाएगा इंडोटेरियोगोटा। एक तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एक्सोटेरियोगोटा और एक हो जाएगा इंडोटेरियोगोटा, ठीक है ना। एक्सोटेरियोगोटा जो होते हैं उनको किस नाम से जानता है, बहिर्पंखी। बहिर्पंखी क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद में देखते हैं। और एक हो जाएगा इंडोटेरियोगोटा यानी कि अंतःपंखी, ठीक है ना। इनके बारे में हम अब देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बारे में देखते हैं, उसके बाद में इनके अंदर कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से इनके अंदर ऑर्डर रखे गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो बात करें हम एक्सोटेरियोगोटा और इंडोटेरियोगोटा की बात करते हैं। तो एक्सोटेरियोगोटा का अर्थ क्या होता है और इंडोटेरियोगोटा का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो जनरली दोनों के अंदर जितने भी इन दोनों के अंदर इंसेक्ट ऑर्डर आएंगे उन सभी के अंदर क्या होंगे, पंख तो उपस्थित होंगे। लेकिन याद रखना है क्या, जो पंखों का जो विकास होगा, पंखों का विकास, जो बहिर्पंखी जो होंगे, बहिर्पंखी उनका जो पंखों का जो विकास होगा वो कहाँ पर होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ
पंखों का विकास होगा। बाहर की तरफ कहने का अर्थ ये है कि जो इंसेक्ट जितने भी होते हैं उनका जो पूरा शरीर होता है वो हम जनरली जानते हैं काइटिन के आवरण से ढका होता है, और उसके अंदर जो परत जो होती है वो किसके होते हैं, स्क्लेराइड की या बहिर्कंकाल की परत होती है। जो बहिर्कंकाल की जो परत होती है उनके बाहर की तरफ पंखों का जो विकास होगा वो बाहर की तरफ ज़्यादा होगा, यानी कि उनके अंदर जो वो बॉडी का जो इंटरनल पार्ट होता है उसके अंदर पंखों का विकास बहुत ही कम होता है, और बॉडी के बाहर की तरफ पंखों का विकास ज़्यादा होता है। तो ऐसे कीट जिनके अंदर पंखों का विकास बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, यानी कि इन्वायरमेंट के प्रति वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन्वायरमेंट का अकॉर्डिंग अपना वातावरण को या फिर अपना जो पंखों का जो विन्यास होता है या पंखों का जो भी वर्किंग प्रोग्रेस होती है उसको वातावरण का अनुरूप बदल देते हैं। ऐसे इंसेक्ट को हम एक्सोटेरियोगोटा के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करते हैं, वातावरण के अनुरूप कार्य करते हैं, और वातावरण के अनुरूप जितने भी गर्मी लग रही है, आर्द्रता लग रही है, वो उनका पंखों का वो मॉडिफिकेशन कर लेते हैं या उनके अंदर सहनशीलता विकसित कर लेते हैं। ऐसे पंखों को हम बहिर्पंखी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कीट जिनके अंदर बाहर की तरफ पंखों का विकास होता है उनको हम एक्सोटेरियोगोटा के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है जो एंडोटेरियोगोटा होता है, इनके अंदर जो पंखों का विकास होता है वो किस प्रकार का होता है, कीटों के अंदर की तरफ क्या होता है, पंखों का विकास ज़्यादा होता है। कीटों के अंदर की तरफ पंखों का विकास ज़्यादा होता है, यानी कि जो उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है बॉडी की, उनके अंदर की तरफ उनमें पंख का ज़्यादा जुड़ाव रहेगा, या फिर ज़्यादा वो वर्किंग जो भी प्रोग्रेस होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पंख हो गए उनको इंटेक्शन जो भी कार्य करने के लिए जो भी निर्देश मिलेंगे वो बॉडी के अंदर से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना, ये हमें याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे एक्सोटेरियोगोटा जो होते हैं, इनके अंदर जो रूपांतरण जो होता है, रूपांतरण या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस बात करें मेटामॉर्फोसिस की, तो जो बहिर्पंखी जो होते हैं या फिर एक्सोटेरियोगोटा जो होते हैं, इनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो किस प्रकार का होता है, अपूर्ण प्रकार का होता है, अपूर्ण कायांतरण होता है। किस प्रकार का होता है, अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अपूर्ण कायांतरण क्या होता है तो अभी थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे, तो केवल याद रखना जो एक्सोटेरियोगोटा होता है इनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, अपूर्ण या फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। और इनकी बात करें तो इनके अंदर किस प्रकार का होता है, कंप्लीट या पूर्ण कायांतरण होता है। किस प्रकार का होता है, पूर्ण कायांतरण होता है। किस प्रकार का होता है, पूर्ण कायांतरण होता है, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा और अगर हम बढ़ते हैं, उसके बाद आता है इनके अंदर जो अपूर्ण कायांतरण जो होता है, इनके अंदर जो अपरिपक्व जो अवस्था होती है, अपरिपक्व अवस्था या इनमेच्योर स्टेज जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम निम्फ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, निम्फ या फिर अभ्रक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, निम्फ या फिर अभ्रक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अर्भक या अभ्रक के नाम से जानते हैं, तो अपरिपक्व अवस्था को निम्फ के नाम से जानता है। आप तो केवल यही याद रखना, निम्फ के नाम से जाना था। और इसके अंदर जो एंडोटेरियोगोटा के अंदर जो इंसेक्ट आते हैं उनके अंदर जो अपरिपक्व जो अवस्था होती है, इसके अंदर लार्वा के नाम से भी जाना जाता है, गर्भ के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम मैगट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग अलग इंसेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर जो अपरिपक्व अवस्था होती है एंडोटेरियोगोटा के अंदर, उसको लार्वा, गर्भ और मैगट के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर जो अपरिपक्व अवस्था होती है उसको हम निम्फ के नाम से जानते हैं, ये हम याद रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो पंखों के आधार पर कीटों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में किया गया है, एक्सोटेरियोगोटा और इंडोटेरियोगोटा। कौन कौन सा, एक्सोटेरियोगोटा और इंडोटेरियोगोटा के आधार पर किया गया है। अब बात करते हैं जो एक्सोटेरियोगोटा होता है, इनके अंदर जो पंखों का जो विकास होता है वो किसकी तरफ होता है, बाहर की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा होता है, और इनका बॉडी का अंदर की तरफ ज़्यादा होता है। रूपांतर मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, इनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। बात करें अपूर्ण कायांतरण अपरिपक्व अवस्था कौन सी होती है, इनके अंदर तो जो अपरिपक्व अवस्था होती है उसको हम निम्फ के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर अपरिपक्व अवस्था जो होती है उसको लार्वा, गर्भ और इसके अंदर मैगट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं कि जो एक्सोटेरियोगोटा होता है और इंडोटेरियोगोटा होता है, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम देखते हैं। तो इनके उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर मैं ऑर्डर के नाम यानी गण के नाम लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं जो गण के नाम लिख रहा हूँ, टोटल बात करें जो टेरिगोट जो होते हैं इनको कितने
गण के अंदर विभाजित किया है, 25 ऑर्डर के अंदर इनको विभाजित किया। लेकिन हम यहाँ पर जिन ऑर्डर की बात करेंगे वो केवल और केवल हमारे कृषि महत्व की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि केवल और केवल जो हमारे सिलेबस में जो दे रखे हैं ऑर्डर, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, बाकी को हम यहाँ पर छोड़ेंगे, आप उनको बुक में से देख लेना, ठीक है ना। तो बात करें एक्सोटेरिकोटा के कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, तो इसके अंदर आता है, एक तो हमारा आता है आइसोप्टेरा आता है। इसके अंदर एक आता है हमारे एक्सोटेरिकोटा आइसोप्टेरा हो गया, आर्थोप्टेरा हो गया, और एक आता है इसके अंदर हेमिप्टेरा। क्या आता है? हेमिप्टेरा। क्या आता है? हेमिप्टेरा। तीन इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना, आइसोप्टेरा, आर्थोप्टेरा और हेमिप्टेरा। अब बात करते हैं इंडोटेरिकोटा के उदाहरण की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं? इसके अंदर आता है, एक तो आता है डिप्टेरा। क्या आता है? डिप्टेरा। और एक आता है इसके अंदर हाइमेनोप्टेरा। इसका अतिरिक्त हम बात करते हैं, इसके अंदर आता है लेपिडोप्टेरा हो गया। इसके अतिरिक्त बात करते हैं, इसके अंदर आता है कोलियोप्टेरा। क्या आता है? कोलियोप्टेरा, ठीक है ना। यह सभी गण के बारे में हमें याद रखना। आते तो बहुत सारे हैं, इसके अलावा जितने भी ये 4 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, यानी कि इसके अलावा बच गए हमारे, ये टोटल कितने हो गए हमारे? 7 हो गए। इसके अतिरिक्त जितने भी बचे हुए हैं, यानी कि यह हो गए हमारे टोटल कितने हो गए? 25 में से 7 गए, तो ये बचे हमारे पास में 18 और शेष बचे हुए। 18 और ऐसे ऑर्डर हैं जो इन दोनों कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन उनके बारे में हमको नहीं पढ़ना। हमें केवल और केवल सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर एक को लिख लेना आप, डिक्टियोप्टेरा। जो एक्सोटेरिकोटा है, इसके अंदर एक को लिख लेना, डिक्टियोप्टेरा। क्या हो जाएगा? डिक्टियोप्टेरा, ठीक है ना। तो ये 4 दोनों के अंदर याद रखना है। एक हो जाएगा हमारे एक्सोटेरिकोटा के अंदर, और ये हो जाएगा हमारे इंडोटेरिकोटा के अंदर, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। अब हम इसके अंदर जो टर्म आए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो इनके अंदर टर्म आए हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो मेटामॉर्फोसिस है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हालांकि आपके सिलेबस के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है, ये पूरा एक अलग से चैप्टर दे रहेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये यहाँ पर टर्म आया तो इसके बारे में जो 4-5 बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस के बारे में जो 4-5 बातें हैं वो हम देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कायांतरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कायांतरण के नाम से जानते हैं। जो कायांतरण का जो सबसे पहले हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसका जो निर्माण होता है, कायांतरण का जो निर्माण होता है वो किसके निर्माण के बाद होता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो किसके बाद होता है? भ्रूण विकास के बाद होता है। भ्रूण विकास के बाद होता है, ठीक है ना। तो ये भ्रूण विकास क्या होता है? तो ये जब एगलिंग होती है कीटों के अंदर, तो अब उसके अंदर एक स्टेज आती है, तो वो होती है, कौन सी अवस्था आती है? भ्रूण। तो इसको हम एम्ब्रियो, जब भ्रूण का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस जो होता है, या फिर मेटामॉर्फोसिस अगर किसी इंसेक्ट के अंदर हो रहा है तो किसके बाद होता है? तो भ्रूण विकास के बाद होता है। यानी जैसे जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता जाएगा, वो जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, उसी के अनुसार मेटामॉर्फोसिस यानी कि इनके अंदर कायांतरण की जो क्रिया होती जाएगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो मेटामॉर्फोसिस का जो निर्माण होता है वो भ्रूण विकास के बाद होता है। और ये जो मेटामॉर्फोसिस जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक तो हो जाएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और एक हो जाएगा इसके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्ण कायांतरण के नाम से जानते हैं। और इसको हम अपूर्ण कायांतरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको पूर्ण कायांतरण और इसको अपूर्ण कायांतरण के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर हम चर्चा करते हैं जो
कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो मेटामॉर्फोसिस होता है इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे कीट जिनके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, 4 अवस्थाएं हो, 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ऐसे कीटों को हम किस नाम से जानते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसे इंसेक्ट जिनके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती है, उस कीट के अंदर क्या होगा, कंप्लीट या पूर्ण कायांतरण होगा, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। अब ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होगी, तो अंडा होगा, इसके अतिरिक्त क्या होगा, लार्वा होगा, इसका अतिरिक्त क्या होगा, प्यूपा होगा, और इसका अतिरिक्त क्या होगा, वयस्क होगा, ठीक है ना। अगर ये किसी भी इंसेक्ट के अंदर ये चारों अवस्थाएं पाई जा रही है तो उस इंसेक्ट के अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। बात करें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की, तो ऐसे कीट जिनके अंदर क्या होती है, केवल 3 अवस्थाएं होती हैं, केवल क्या होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं 3 अवस्थाएं होती हैं। ऐसे कीटों को हम अपूर्ण कायांतरण के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसे कीट जिनके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं उनको ये अपूर्ण कायांतरण के नाम से जाना जाता है। अब ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हो जाएगी, अंडा हो जाएगा, अंडे से क्या बनेगा, निम्फ बनेगा, और निम्फ से क्या बनेगा, फिर वयस्क बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, वयस्क बनेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होते चल रहे हैं, और साथ ही साथ में आपका ये इनके बीच में जो भी डिफरेंट होगा वो भी यहाँ पे हमारे कवर होते चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो प्यूपल जो स्टेज होती है वो प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर क्या होता है, जो प्यूपा जो अवस्था होती है वो क्या होती है, इसके अंदर अब्सेंट होती है। क्या होती है, इसके अंदर जो प्यूपल अवस्था होती है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है। ये हमें याद रखना है। अभी हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण की बात करें तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस ऑर्डर के अंदर पाया जाता है, तो बात करें लेपिडोप्टेरा के अंदर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये पाया जाता है कोलियोप्टेरा के अंदर पाया जाता है, कोलियोप्टेरा के अंदर पाया जाता है। इसका अतिरिक्त बात करें ये डिप्टेरा के अंदर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें यह हाइमेनोप्टेरा के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 ऑर्डर याद रखना है, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बात करें इसके अंदर हो जाएगा हमारे आर्थोप्टेरा हो जाएगा। आर्थोप्टेरा के अंदर क्या पाया जाता है, हमारे अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें हम डिक्टियोप्टेरा हो जाएगा, डिक्टियोप्टेरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें हमारे यहाँ पर हो जाएगा हेमियोप्टेरा हो जाएगा, हेमियोप्टेरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें एक हो जाएगा इसके अंदर आइसोप्टेरा हो जाएगा, आइसोप्टेरा, ठीक है ना। ये 4 इसके अंदर याद रखना है और 4 इसके अंदर याद रखना है। तो उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो उसका अर्थ क्या होता है, कितने स्टेज होती है, और किस किस ऑर्डर के अंदर ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर याद रखना है। अब हम इनके एग्जांपल की बात करें तो लेपिडोप्टेरा के अंदर जनरली हमारे इसके अंदर कौन आते हैं, तितली आते हैं और सलब आते हैं। कोलियोप्टेरा के अंदर हमारे जितने भी बीटल हो जाते हैं वो आ जाते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कई बार बताया, जैसे पल्स बीटल हो गया, खपरा बीटल हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें गड्डल बीटल हो गया, और इसके अतिरिक्त बात करें हम रेड पम्पकिन बीटल हो गया। ये सारी की सारी जो बीटल आती है वो हमारे कोलियोप्टेरा के अंदर आते हैं। और एक आता है इसके अंदर विविल आता है, जिससे हम बात करें राइस विविल हो जाएगा। डिप्टेरा की बात करें तो इसके अंदर जनरली हमारे कौन आते हैं, तो इसके अंदर हमारे डिप्टेरा के अंदर हमारे जो फल मक्खी ये हो जाते हैं, ये जितने भी मक्खियाँ होती है घरेलू मक्खी हमारे किसके अंदर आता है, डिप्टेरा के अंदर आता है। हाइमेनोप्टेरा के अंदर हमारे मधुमक्खियाँ हो जाते हैं और बर्रा आते हैं। और ऑर्थोप्टेरा की बात करें तो इसके अंदर टिड्डी हो गए, हमारे ग्रासहोपर हो गया। डिप्टियोप्टेरा के अंदर कॉकरोच आता है। हेमियोप्टेरा के अंदर हमारे जितने भी होपर होते हैं और जितने भी बग्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे हेमियोप्टेरा के अंदर आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें हम रेड पम्पकिन हेमियोप्टेरा के अंदर बग्स की बात करें तो कॉटन बग हो गया, मैंगो मिली बग हो गया। इसके अतिरिक्त बात करें हम होपर की तो ग्रीन लीफ होपर हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें ब्राउन प्लांट होपर हो गया। ये सारे के सारे हमारे आम का होपर हो गया, ये हमारे हेमियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है। उसके बाद आता है आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा के अंदर हमारे दीमक आता है। अब ये दीमक की भी अलग अलग 7 फैमिली होती है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमारे कंप्लीट होता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो हमने इससे पहले कुछ देखा था, जो हमारा हार्मफुल जो स्टेज होती है उसको हम अलग अलग ऑर्डर के अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना।
तो इसका फटाफट से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। ये हमारा मेटामॉर्फोसिस जो छोटा सा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब ये मेटामॉर्फोसिस आपके सिलेबस के अंदर एक डिटेल से चैप्टर दे रहेगा, उसके अंदर पर्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर अलग अलग बता रखा है कि किस इंसेक्ट के अंदर किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, तो उसको हम कभी अलग से देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कि इतना सा है कि जो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है उसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा और ये कितने प्रकार का होता है। मेनली ये 2 प्रकार का होता है और कंप्लीट और इनकम्प्लीट होता है। इनके बारे में हमको जो जो मैंने बताया जानकारी वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कीटों की हानिकारक अवस्था। कीटों की हानिकारक अवस्था, कीटों की हानिकारक अवस्था। कीटों की हानिकारक अवस्था की बात करें तो ये है छोटा सा टॉपिक लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कीटों की जो हानिकारक अवस्था है ये जब आप आपके सिलेबस के अंदर लगभग 3rd ईयर के अंदर लगभग 70 के आसपास कीट दे रखे हैं, हार्मफुल इंसेक्ट दे रखे हैं, उनके अंदर आपको पर्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि किस इंसेक्ट के अंदर कौन से हार्मफुल स्टेज होती है, वो सभी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बात करें कीटों के अंदर हानिकारक अवस्था की बात करें तो कीटों के अंदर हानिकारक अवस्था की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हमारे कौन सी, लार्वा। कीटों की जो हानिकारक अवस्था होती है कौन सी होती है, लार्वा होती है। लार्वा की बात करें, जो लार्वा जो अवस्था होती है इसको अलग अलग जो ऑर्डर होते हैं उसको अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो सारे के सारे नाम हमने याद रखना है, ठीक है ना। तो लार्वा को कई बार कैटरपिलर, लार्वा जो होती है वो कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है, इसको सुंडी के नाम से भी जाना जाता है। जो लार्वा जो होती है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है, सुंडी के नाम से जाना जाता है, इसी को ग्रब के नाम से भी जाना जाता है, इसी को भ्रंग के नाम से भी जाना जाता है और इसी को मैगट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये 5 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, लार्वा तो हो ही गया है, इसी को कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है, इसी को सुंडी के नाम से जाना जाता है, ग्रब के नाम से जाना जाता है, भ्रंग के नाम से जाना जाता है और इसी को मैगट के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो ये सभी की जो सभी क्रिया होती है इसके अंदर किस किस ऑर्डर के अंदर इसको किस अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बात करें लेपिडोप्टेरा, जो लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर होता है, जो लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर के अंदर जो लार्वा जो अवस्था होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, कैटरपिलर, किस नाम से जाना जाता है, कैटरपिलर और सुंडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कैटरपिलर और सुंडी के नाम से जाना जाता है। यानी कि लेपिडोप्टेरा अंदर, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आने वाले जितने भी इंसेक्ट होंगे, हार्मफुल इंसेक्ट हो चाहे फिर वो लाभदायक इंसेक्ट हो, कोई किसी भी प्रकार के इंसेक्ट हो, उन सभी के अंदर जो लार्वा अवस्था होगी उसको किस नाम से जानेंगे हम, कैटरपिलर और सुंडी के नाम से जानेंगे। और इनके अंदर जो मुखांक जो होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट जो ऑर्डर आता है वो आता है कोलियोप्टेरा। कौन सा आ जाएगा, कोलियोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, कोलियोप्टेरा। बात करें कोलियोप्टेरा के अंदर जो हार्मफुल जो स्टेज होती है वो जो होती है उसके अंदर जो कोलियोप्टेरा के अंदर जो हार्मफुल जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ग्रब होती है, ग्रब होती है। और ये को या इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रंग के नाम से इसको जानते हैं। यानी कि कोलियोप्टेरा ऑर्डर का अंदर जो लार्वा जो अवस्था होती है उसको हम ग्रब या भ्रंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लार्वा जो अवस्था होती है उसको ग्रब या भ्रंग के नाम से जानते हैं, ये हम याद रखना है। उसके बाद में आता है हमारे मैगट की बात करें तो मैगट का जो होती है उसको, जो डिप्टेरा जो ऑर्डर होता है, डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो लार्वा जो अवस्था होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, मैगट के नाम से जाना जाता है। जो लार्वा जो अवस्था होती है उसको डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर किस नाम से जाना जाता है, मैगट के नाम से जाना जाता है। और ये जो मैगट जो होती है इसके अंदर क्या पाई जाती है, टांगे अनुपस्थित होती हैं। क्या होती है, इसके अंदर टांगे अनुपस्थित होती है। और जब मैगट जब नुकसान पहुंचाती है तो बेयर में जब ये नुकसान पहुंचाती है तो बेयर में जो नुकसान पहुंचाती है वो बेयर किस प्रकार के हो जाते हैं, काणे हो जाते हैं। किस प्रकार के हो जाते हैं, काणे हो जाते हैं। और ये टर्म याद रखना, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि काणे जो शब्द है ये किससे संबंधित होता है। तो किससे संबंधित होता है, हमारे डिप्टेरा से संबंधित होता है। डिप्टेरा के अंदर मैगट से संबंधित होता है। और मैगट जो होती है वो किसको नुकसान पहुंचाती है, बेयर को नुकसान पहुंचाती है, जिसको हम ओवरऑल बेयर की फल मक्खी के नाम से जानते हैं। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे ये कीटों की जो हानिकारक अवस्था होती है वो फर्स्ट कंप्लीट होती है। कौन सी, लार्वा, कैटरपिलर, सुंडी, ग्रब, भ्रंग और मैगट, सभी एक ही नाम होते हैं। और इसको जो लार्वा होती है इसी को अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं।
कोलियोप्टेरा होते हैं, इसके अंदर इसको कैटरपिलर सुंडी के, कोलियोप्टेरा के अंदर इसको भ्रंग व गर्भ के नाम से, डिप्टेरा को इसके अंदर मैगट के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर टांगे अनुपस्थित होती है और ये काणे जो बीज जो ये फल जो होते हैं वो काणे हो जाते हैं। जब इसका अटैक होता है तो बीज जो होते हैं, फल जो होते हैं वो काणे हो जाते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और ये जो सभी के सभी जो हानिकारक अवस्था हैं ये किस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं या फिर किस कायांतरण में आती हैं? सभी की सभी तो ये पूर्ण कायांतरण के अंदर आती हैं। पूर्ण कायांतरण, पूर्ण कायांतरण के अंदर ये सभी की सभी चीज़ें आती है। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जो पूर्ण कायांतरण होता है उसके अंदर कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। तो ये सभी की सभी अवस्थाएं जो होती है वो किसके अंदर आती हैं? हमारे पूर्ण कायांतरण के अंदर आती हैं। और पूर्ण कायांतरण किन कीटों के अंदर पाए जाते हैं? तो जो हमारे एंडोटेरिगोटा जो होता है, या फिर हम बात करें वही जो अंतःपंखी जो क्लास आती है उसके अंदर जो कायांतरण होता है वो किस प्रकार का होता है? पूर्ण कायांतरण होता है। तो ये भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो, ये सारी सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो चीज़ों को आपस में रिलेट करके पढ़िएगा तभी आपको चीज़ें अच्छे से याद होगी, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो पूर्ण कायांतरण की हानिकारक अवस्था होगी। अब हम देखते हैं जो हमारे अपूर्ण कायांतरण होता है उसके अंदर हम चर्चा करते हैं हानिकारक अवस्था के बारे में। कीटों की हानिकारक अवस्था हो जाएगी किसके लिए? अपूर्ण कायांतरण के लिए। कीटों की हानिकारक अवस्था हो जाएगी अपूर्ण कायांतरण के लिए। किसके लिए हो जाएगी? अपूर्ण कायांतरण के लिए, ठीक है ना। तो अपूर्ण कायांतरण की बात करें तो इसके अंदर जनरली कौन सा हानिकारक अवस्था होती है? निम्फ, मुख्य रूप से निम्फ और वयस्क दोनों हानिकारक अवस्था होती है, लेकिन इसमें केवल और केवल हम निम्फ की बात करेंगे, ठीक है ना। निम्फ की बात करें तो निम्फ को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्भक के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? अर्भक के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अर्भक के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो ये निम्फ जो होती है ये किस ऑर्डर के अंदर इसको निम्फ कहा जाता है? तो इसको आइसोप्टेरा हो जाएगा, हमारे आइसोप्टेरा हो जाएगा। इसी के अतिरिक्त बात करें इसके अंदर हो जाएगा हमारे डिक्टियोप्टेरा हो जाएगा, डिक्टियोप्टेरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हो जाएगा एक और हो जाएगा इसके अंदर हमारे मुख्य रूप से आर्थोप्टेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थोप्टेरा, ठीक है ना। ये जो तीनों जो ऑर्डर होते हैं इन तीनों ऑर्डर के अंदर जो हानिकारक जो अवस्था होती है वो निम्फ होती है, और साथ ही साथ में एक और हानिकारक अवस्था होती है वयस्क होती है। कौन सी होती है? वयस्क होती है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और इन तीनों के अंदर जो मुखांक पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के मुखांक पाए जाते हैं। ये मैंने आपको शुरू में लिखाया था। और इनको कंट्रोल करने के लिए हम किस प्रकार के इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं? तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें मेलाथियान हो गया, पैराथियान हो गया, मिथाइल पैराथियान हो गया, इनका यूज़ करेंगे हम इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। ये हमें मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये 4-5 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ में हमारा जो इम्स का जो वर्गीकरण है उसका जो सरफेस जो या फिर हम कह सकते हैं जो बेस था वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका एक बार फटाफट से हम रिविजन कर लेते हैं। आज के सेशन में हमने इम्स का जो वर्गीकरण उसके बारे में देखा था। इम्स का वर्गीकरण है, इन्होंने जो ब्राउन थे उनका वैज्ञानिक आधार मानते हुए इसका वर्गीकरण किया था, जिसके अंदर इन्होंने मुख्य रूप से 2 भागों में पंख युक्त और पंख विहीन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया था। उसके बाद में हमारे मुख्य रूप से आते हैं जो पंख विहीन और जो पंख युक्त होते हैं, इनको फिर से आगे जाकर 2 भागों में विभाजित किया था पंख युक्त को। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं पंख विहीन के बारे में देखें तो पंख विहीन को 4 ऑर्डर के अंदर विभाजित किया था। पहला आता है कोलेमोला, थाइसेन्यूरा और प्रोटीरा और डिप्लूरा आता है। उसके बाद में आता है पंख युक्त की बात करें, पंख युक्त को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक्सोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा। एंडोटेरिगोटा के अंदर जनरली जो पंखों का जो विकास होता है वो अंदर की तरफ होता है, और एक्सोटेरिगोटा का पंखों का विकास बाहर की तरफ होता है। एक्सोटेरिगोटा के अंदर मुख्य रूप से अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है और एंडोटेरिगोटा के अंदर पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो हमने डिटेल से एनालिसिस किया था। और जो पूर्ण कायांतरण जो होता है उसके अंदर 4 अवस्थाएं होती है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। और जो एक्सोटेरिगोटा है उसके अंदर 3 अवस्थाएं होती है, जिसके अंदर अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, अंडा, निम्फ और वयस्क होती है। इन सभी के बारे में हमने आज डिटेल से एनालिसिस किया था, और इनसे जुड़ी हुई जो भी बातें थी उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जो कृषि महत्व के जो कीट होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी ट्रिक हो जाएगी हमारे LDH स्क्वायर कोटीन। LDH स्क्वायर कोटीन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। सीधी सीधी इस ट्रिक अगर आपको याद है तो यकीन मान के चलेगा कि एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए इनसे रिलेटेड तो आप 90% जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इस ट्रिक के साथ में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
बंद दिख रहे हैं ना।